चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है खास में आज हम बात करेंगे आपदा, जिस तरीके की आपदा उत्तराखंड में आई और जो जवानों ने कार्य किया वो वास्तव में सराहनीय है। आज की जो चर्चा है, चमोली की घटना में मारे गए लोगों के प्रति हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी जताते हैं। उत्तराखंड के नीति घाटी का रैणी इलाका फिर देश दुनिया में चर्चा में है। कभी यहाँ वनों को बचाने गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं की आवाज़ गूंजी थी और अब 7 फरवरी की सुबह यहाँ जल प्रलय से हाहाकार मचा है। चमोली जिले में ये तबाही कई लोगों की जिंदगी ले गई। दुख और मातम रैणी से लेकर लखीमपुर खीरी बंगाल तक पसरा हुआ है। पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हुए हैं। इस घटना की वजह की तलाश जारी है, लेकिन जहां सरकार प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में तत्परता दिखाई है, वहीं सुरक्षा बल के जाबाज दिलेरी और हौसलों के साथ लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे रहे। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये आपदा थी, वास्तव में जो इसमें कार्य हुआ है वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं हमें, जो हमारे जवान हैं जिन्होंने वहाँ कार्य किया, उनको एक सैल्यूट भी है कि इतनी बड़ी आपदा आई और जिस तरह से तत्परता के साथ वो लोग वहाँ गए, तो वास्तव में बहुत ही अच्छी ये सरकार की एक हम कहेंगे कि पहल भी थी और कहीं ना कहीं सरकार सतर्क भी थी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये 7 फरवरी की एक आम सुबह थी। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियां बर्फ से लकदक थी, लेकिन यही बर्फ इस बार प्राकृतिक आपदा बनकर आई। चमोली के रैणी क्षेत्र में जल प्रलय मचा और देखते ही देखते बहुत कुछ तबाह हो गया। तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अभी भी हालात ये है कि क्षेत्र में 34 शव बरामद हो चुके हैं और प्रशासन का कहना है 174 लोगों की तलाश जारी है। बेशक एक केदारनाथ की त्रासदी जैसा मंजर नहीं था, लेकिन इस घटना ने भी डराया है। ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा में पानी में भारी उफान देखा गया। भले ही इसका असर एक सीमित दायरे में रहा हो, लेकिन इससे रैणी से लेकर लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और पश्चिम बंगाल के घरों में मातम पसरा। प्राकृतिक आपदाओं के कई रूप उत्तराखंड ने देखे। चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र की इस आपदा को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग कारण बता रहे हैं। शुरू में यही कहा गया कि ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है, लेकिन इसरो और दूसरे वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर टूटने को इसकी वजह नहीं माना है। बाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हैरानी जताते हुए कहा कि सर्दियों में ग्लेशियर नहीं पिघलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चट्टान के टूटने से उसमें जमी बर्फ से ये तबाही मची है। शोध और अध्ययन दलों से इसके असल कारणों का पता चलेगा, लेकिन ये निश्चित है कि प्रकृति का तांडव इस राज्य में बना हुआ है। देखते ही देखते तबाही आई और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये भी देखा गया कि शासन प्रशासन ने राहत और बचाव के काम में तेजी से कदम उठाए। सेना और आईटीबीपी के जवान फिर देवदूत बनकर आए। अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने लोगों को सुरक्षित निकाला और अभी भी वो पूरी तत्परता से अपने काम में जुटे हुए हैं। इसका भी ठीक संदेश गया कि इस घटना की सूचना मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री ने इस इलाके के लिए उड़ान भरी। पीएम ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में अपने संबोधन की शुरुआत में ही इस त्रासदी का जिक्र किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हालात पर हम अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से वायुसेना ने मोर्चा संभाला वो काबिले गौर है। इस प्राकृतिक आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की सक्रियता से हालात को संभालने में काफी मदद मिली है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में अचानक आने वाली प्राकृतिक त्रासदी की ओर सबका ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री ने समय समय पर संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कराए जाने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर बल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पर हमारे साथ खास मेहमान वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री में जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वास्तव में जिस तरीके की ये घटना है,
उसने एक बार फिर चौंकाया और समय समय पर उत्तराखंड में इस तरीके की त्रासदी हम कहेंगे आती रहती है, चाहे वो केदारनाथ की बात हो या उससे पहले हो। आखिर कैसे, ये ठीक है कि अब की बार हम एकदम सचेत थे और शायद समय रहते सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, उसे लेकर क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी ना कभी तो हमें चिन्हितीकरण करना होगा कि कौन कौन से सेंसिटिव ऐसे जोन है जहां पर इस तरीके से कभी भी कुछ हो सकता है। और अब की बार जो कार्य हुआ उसे लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ और सरकार के प्रयास क्या क्या रहे। जी वीरेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य है, देवभूमि है। हमारा जो पूरा क्षेत्र है हिमालय से आच्छादित है और हिमालय की जो चोटियां हैं यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। हम भूकंप के सेंसिटिव जोन में भी हैं। प्राकृतिक दृष्टि से हम बहुत संवेदनशील है और इन्वायरमेंट और पर्यावरण की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि देश को हम शुद्ध वायु देने का भी काम करते हैं, शुद्ध जल देने का भी काम करते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं अक्सर और हो भी रही हैं, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना होती है, क्योंकि इन घटनाओं से हमारे अपने लोग हमसे बिछुड़ चले जाते हैं और हम अपने लोगों को खो देते हैं। ये भी सत्य है कि पहाड़ों में विकास होना है, सड़क भी बननी है, ऑल वेदर सड़क भी जानी है, रेलवे लाइनों को भी बिछाया जाना है, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं तो हमें निश्चित रूप से लोगों तक विकास पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जब विकास होता है, जब हम सुरंगें बनाते हैं, जब हम मार्गों को बनाते हैं या हम डैम बनाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति पर इसका असर पड़ता है और कहीं न कहीं उसका जब असर पड़ता है तो उसका भविष्य में हम नुकसान भी हमको देखने को मिलता है। अभी की जो घटना है, ये जिस तरीके से इतवार में घटना हुई सुबह रविवार को, कहीं भी इस तरीके की चेतावनी भी नहीं थी। लगातार 5-6 दिन से बर्फ पड़ रही थी उस क्षेत्र में। रेडी गांव से ऊपर जो ग्लेशियर्स है, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, अब ये जो बर्फ थी ये जम नहीं पाई, ये बिल्कुल कच्ची रही। और जिस पहाड़ पर ये बर्फ जम रही थी, लाखों टन बर्फ थी, ये धीरे धीरे फिसलनी शुरू हुई और एकदम से उसने एक धमाका सा कर दिया, जिससे हमारी वहां पे जो डैम बना हुआ था वो डैम क्षतिग्रस्त हुआ। जो हमारे लोकल लोग थे वो कुछ हताहत हुए और ये डैम जो है अभी दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जी। पहले भी एक बार इसके साथ ऐसा ही हादसा हुआ जी। जैसे 9:30-10 बजे जी जैसी ये घटना 10:30 बजे संज्ञान में आई, तो वैसे ही राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहां तपोवन जोशीमठ पहुंचकर तपोवन रहने गांव तक गाड़ी मार्ग से गए। उसके बाद लोगों से पूछा, हालात देखे। हालत वास्तव में बहुत भयंकर थे। देश के मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया और एक तरीके से बहुत पैनिक हो गया। लेकिन जब मैं भी दोपहर में वहीं था गोपेश्वर में, और जब हमने देखा कि दोपहर 2 बजे के बाद जब वो पानी आया पीपल कोटी से नीचे, तो उस पानी का जो करंट था वो कम हो गया, उसका जो बहाव था कम हो गया। सिर्फ वो लीद के रूप में, एक दलदल के रूप में बह रहा था, लेकिन उसमें कोई करंट नहीं था। ऊपर जोशीमठ में जो हमारा मुख्य मार्ग है बद्रीनाथ और जोशीमठ का, उसका जो मुख्य पुल है, उस पुल के नीचे से ही वो पूरा जो बहाव था वो गया। और ये भी बड़ी राहत की बात हुई कि उस राजमार्ग का वो मुख्य पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। निश्चित रूप से भयानक घटना थी। 2 सुरंग वहां पर थी, 2 टनल वहां पे थी। एक टनल में 15 लोग थे, एक टनल में 32 लोग फंसे हुए थे। अभी वो 32 लोगों को निकालने का प्रयास चल रहा है। अभी 32 लोग वहां से उनकी जो डेड बॉडी है निकाल दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी वहां रात को प्रवास किया, लोगों के बीच में गए और पूरी संवेदना के साथ पूरा विभाग, पूरे हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन है हमारे देश के हैं, गृह मंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, देश के ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार चिंता कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां के लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये था कि जो लोगों की संभावनाएं थी, कुछ बच्चे हुए लोग हैं, ऐसे हमने 74 से ऊपर लोगों को वहां से हेली
से उनको उठाने का काम किया, उनको निकालने का काम किया, जो बिल्कुल स्वस्थ भी है। कुछ हमारे जो 15 लोग टनल के अंदर थे, उनको हमने सभी लोगों को जीवित बाहर निकाला। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। रात दिन वहां हमारी जो स्टेट पुलिस है, राज्य सरकार की जो पुलिस सेवाएं हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं, देश के आपदा प्रबंधन के लोग हैं, रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फौज वहां पर है। आईटीबीपी का काम भी बहुत ही उम्दा काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है कि आईटीबीपी के जवान भी वहां रात दिन लगे हुए काम कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जो लोग आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं अपने लोगों को खोजने के लिए, उनके लिए लगातार खाने की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं, किसी तरीके से कोई किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। डीजीपी वहां खुद जो है रात दिन नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीआईजी सारे अधिकारी है। इस जो घटना हुई है, इस घटना से हमने लोगों पे अंदर विश्वास पैदा किया है कि कभी कभी अकस्मात ऐसी घटना हो जाए तो सरकार कितनी तरीके से तैयार है आपके लिए। तो लोगों को भरोसा हो गया कि कभी ऐसी घटना होगी तो सरकार हमारे मदद के लिए तुरंत आएगी और तुरंत जो है आवश्यक कदम उठाएगी। हमने तुरंत सारी सेवाओं को एकदम अलर्ट मोड में रखा। बिल्कुल एकदम, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी अब की बार वीरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार कार्य हो वास्तव में सराहनीय है और हर कोई उसकी तारीफ भी कर रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड सरकार ने जो अब की बार किया है, दिखाया है कि वो सचेत हैं और बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की आपदाएं आती रहती हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक भट्ट जी भी हैं, भूवैज्ञानिक हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानते भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, क्या कारण है ऐसे कि जो लगातार हम ऐसी आपदाओं का शिकार हो रहे हैं, और इस पूरी जो हम कहेंगे जो घटना थी, इसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आपदाएं किसी फॉरकास्ट के बेस पे तो आती नहीं है, ये अकस्मात ही होता है। और ये ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं का हम आकलन पहले नहीं कर पाते हैं, मगर कुछ एक्सटेंट तक हम इसमें सक्षम हैं और इन्वेंट्री टाइप की रिसर्च इसमें कामयाब है। जैसे कि ये जो घटना हुई है, इस घटना का अगर इसको कोरिलेट करें जी 2013 की आपदा से, तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो वाली आपदा में कपलिंग इफेक्ट्स की हम बात करते हैं कि बरसात ने भी और एवलांच ने मतलब रोल प्ले किया और तब वो आपदा आई और जिसने इतना तहस नहस किया। ये जो घटना हुई है 7 फरवरी वाली, इसका उससे थोड़ा सा अलग हटके इसका एक मैकेनिज्म है कि इसमें विंटर्स में इतना बड़ा बर्फ का निकलना या खिसकना या टूटना, ये बड़ी भयानक एक कहीं भविष्य के लिए चेतावनी लग रही है। बिल्कुल, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम बफर जोन में ये जो बने हैं वहाँ पे, जो मैक्रो हाइडल या बड़ा ये एनटीपीसी और ऋषि गंगा में जो प्रोजेक्ट बना, ये एनडीबीआर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट में है, जहाँ पे कि हम बात करते हैं कि एक भी पत्थर उठाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं है। वहाँ पे प्रोजेक्ट बना और एक बार ये प्रोजेक्ट डिस्फंक्शन में भी आया, फिर दोबारा से शुरू हुआ। तो वहाँ पे इंटेंसिटी, क्योंकि हम जोन 5 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट ज़्यादा है, तो एक्टिविटीज़ होना स्वाभाविक है। मगर इस एक्सटेंट तक हुआ है, ये सोचनीय विषय है और इसमें भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े इन्वेस्टिगेशन और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे जैसे इसरो की रिपोर्ट ने हमें बताया कि वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एक बड़ा ब्रिक, मतलब बड़ा पहाड़ बर्फ का खिसका और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया। पर एक सस्पेंस अभी तक ये क्रिएट है कि इतने बड़े पहाड़ के खिसकने से क्या इतना वॉल्यूम पानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बन सकता है, ये सोचने विषय है। ये सोचने की बात है। अभी आपको क्या लगता है कि हमें क्या आगे सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई जिससे कम से कम इतना तो कुछ तो हमें जोन ऐसे चिन्हित करने पड़ेंगे जहां इस तरीके से घटनाएं हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना, कोई कुछ भी कह दे रहा है, अभी तक आप भी कह रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार है। तो अब आगे की हमें क्या तैयारियां और ऐसी करनी चाहिए? और एक बात और, जिस तरीके से अब की बार एक तो क्योंकि मूवमेंट सरकार का अच्छा था तो शायद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रही, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाता, बहुत बार घटनाएं बड़ी भी हो सकती हैं।
ऐसे में हमें आगे क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे जोन चिन्हित करने चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कुछ पहले से पता रहे? यहां तो इतना कुछ होने के बाद भी लास्ट में पता लगता है कि ऐसा हो गया। जी देखिए, एक रिस्पेक्ट में एक भूवैज्ञानिक के अलग सोच से मैं एक बात कर सकता हूं कि 2013 में मैं भी उस आपदा का शिकार हुआ हूं और मैं पूरे परिवार सहित गोविंद घाट में फंस गया था। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन से या सरकार का जो रोल था वो बहुत नगण्य था और बहुत काफ़ी घंटों के बाद क्योंकि मैं वहाँ पे था तो मैं आई विटनेस था कि सरकार का रोल वहाँ पे उस समय जीरो था। आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसकी मैं सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सरकारी अमले को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने इतना सेंसिटिव रोल प्ले किया, संवेदनशीलता को दिखाया और स्वयं भी पल पल की खबर लेते रहे और वहीं पे अभी तक भी अभी भी वही है। वही है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। मगर इसमें हमें चेतावनी लेनी पड़ेगी कि अगर हम माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स की या पावर पॉइंट की बात करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है किसी मूवमेंट की, तो और वो जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल स्नाउट के पास बन रहे हैं, उनको प्रोहिबिटेड करना ज़रूरी है। क्योंकि ये तो एक घटना हुई, अगर 2-3 कंटिन्यूस ऐसे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट टूट जाएं जी तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वीरेंद्र बिष्ट जी, जैसे कि भट्ट जी ने भी बताया कि अगर इसी तरीके की आपदाएं रही और इसी तरीके से ऐसे ही प्रोजेक्ट बहते रहे तो इन्वेस्ट करने कौन आएगा? तो ऐसे में हमारे लिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली उत्पादन भी बहुत ज़रूरी है, अहम है, और सड़कें भी अहम है। ऐसे में हम ये कह दें कि नहीं सब कुछ ही बंद कर दें और शांति के साथ बैठे रहें तब कुछ नहीं होगा, तो संभव नहीं है। तो ऐसे में आगे क्या करना चाहिए, ऐसी क्या स्थिति होनी चाहिए, कौन सी नीति आनी चाहिए कि जिससे कि इस तरीके की घटनाएं तो कम हो और लोगों के प्रति विश्वास ये ज़्यादा रहे कि यार अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सरकार हमारे साथ हर तरीके से खड़ी है? जी देखिए, लोगों को विश्वास देने के लिए, लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए सरकार को मुस्तैदी के साथ में अलर्ट मोड में हमेशा रहना पड़ेगा। जो इस समय राज्य की त्रिवेंद्र सरकार है वो अलर्ट मोड में है और कभी भी इस तरीके की कहीं आपदा की घटना होती है, कोई छुटपुट घटना भी होती है, उसमें तुरंत हमारा जिला प्रशासन है, आपदा प्रबंधन जो तंत्र है वो पूरा अलर्ट हो जाता है और मुस्तैदी के साथ जनता की सेवा में समर्पित हो जाता है। लेकिन एक बात यह समझनी पड़ेगी, जहां भी कहीं आबादी है, दूरस्थ क्षेत्र में, हिमालय के नीचे है, नीतीबाड़ा में है, धारचूला के ऊपर, मुंशियारी, मतलब जहां भी है, अगर वहां आबादी है तो हमें आबादी तक जो मूलभूत आवश्यकता है वो पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की। और वो सबसे बड़ी चुनौती भी है तक हम मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएं। और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। देखिए, आज जो पलायन का विषय है आप सब जानते हैं, ये हमारी सरकार है, त्रिवेंद्र सरकार है, जिन्होंने पलायन रोकने के लिए पहली बार एक सार्थक कदम उठाया है पलायन आयोग बनाकर, और उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। हमने होम स्टे योजनाएं बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि गांव में लोग अपने मकानों को ठीक करें, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं। लोगों का आना जाना होगा, पर्यटन विभाग वहां टूरिस्ट भेजेगा तो वहां आवागमन बढ़ेगा। अगर हमें वहां आवागमन बढ़ाना है तो हमको उनको सुविधाएं भी देनी है। हालांकि अब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को इनको हम सोलर पे लेके आ रहे हैं। हमारे राज्य में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा काम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लोगों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमने करोड़ों अरबों रुपए का हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी एक विकल्प है कि जो हमारे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके हम अल्टरनेट विकल्प के रूप में सोलर लाइट्स के ऊपर हम आएंगे, उससे लोगों को हम ऊर्जा देंगे और ऊर्जा से हमारी जो है आय भी होगी, लोगों तक हम बिजली भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जो आउट गोइंग प्रोजेक्ट है, जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, इनको बंद करना संभव नहीं है। तथाकथित समय समय पर पर्यावरणविद समय समय पर तमाम डायरेक्शंस आती है, आंदोलन भी होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आंदोलन ठीक है, एक दिशा में हो सकता है, लेकिन राज्य हित में, देश हित में उन पावर प्रोजेक्ट्स का बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा उत्तराखंड, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, आप भी जानते हैं कि ये भूकंप की दृष्टि से भी सेंसिटिव है, नेचर के हिसाब से भी बहुत सेंसिटिव है। हमारे चारों तरफ, दोनों तरफ पूरा हिमालय है, उधर से लेकर कुमाऊं से लेकर हमारा उत्तरकाशी की पहाड़ियों तक पूरा हिमालय है, उसमें तमाम ग्लेशियर्स है।
अब इन ग्लेशियरों से कभी भी कोई, जैसे ये अचानक घटना हुई, इस घटना का कोई भी अभी भी जो साइंटिस्ट है वो भी इसका जो है अंदाजा नहीं लगा सक रहे क्या बर्फ इस तरीके से फिसल सकती है, क्योंकि ये ग्लेशियर टूटा नहीं है। और जिस तरीके से सैटेलाइट से फोटो आई हैं उससे साफ हो गया है कि 4-5 दिन की जो बर्फ जम रही थी वो जम नहीं पाई, वो कच्ची बर्फ थी और वो फिसलते फिसलते उसने ये रूप ले लिया। तो हम जनता को विश्वास दिलाएंगे, हमने विश्वास दिलाया है इस घटना के बाद कि सरकार का आपदा प्रबंधन और भारत सरकार हमेशा 24 आवर्स अलर्ट मोड पे है। अकस्मात कोई घटना ऐसी हो जाएगी उसको हम पूरी तरीके से उसका प्रबंधन करने में, उस घटना से उबरने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, जो हताहत लोग हुए हैं उनके परिवारजनों तक हम जो है उनकी मदद से लेकर हो, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए हम आज आत्मनिर्भर है इस क्षेत्र में। हमें इस समय किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वायुसेना से लेकर, हमारी सेना से लेकर, और हमारे राज्य में तो आईटीबीपी के जवान हमेशा तैनात है। मैंने जैसा भी कहा कि आईटीबीपी जवानों का बहुत बड़ा योगदान है, सेना भी हमारे यहाँ है। हमारा खुद का जो आपदा प्रबंधन है, 2013 के समय ये सुविधाएं नहीं थी और ना ही उससे पहले सरकारों ने इन सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन जब हमारी सरकार राज्य में आई और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, हमने सबसे पहले इन संवेदन क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया, जिसका नतीजा है कि आज हम 24 आवर्स के अलर्ट पर हैं। हम रात दिन लोगों के बीच में हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री भी राज्य के वहां 4 घंटे रहे, दूसरे दिन भी उन्होंने पूरे 4 घंटे के बाद रात वहीं बिताई, सुबह वो देहरादून आए, उन्होंने अपने काम किए। तो लोगों में विश्वास जाग रहा है कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के डीजीपी, प्रदेश के अधिकारी, उच्च अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हर काम पे हमने विभिन्न सेक्टरों के हिसाब से काम वहां पे प्रारंभ कर दिया है। तो आज उत्तराखंड राज्य के लोगों में बहुत बड़ा विश्वास सरकार के प्रति भी और इन संभावनाओं के प्रति भी हुआ है कि अकस्मात रात को सोते सोते कोई बात ऐसी हो जाती है तो सरकार हमारी सुध लेगी और सरकार इन घटनाओं को निपटने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल तैयार रहना भी चाहिए। अगर भट्ट जी मैं करूं क्योंकि समय भी कम है, आप देखेंगे लगातार सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि संचार तंत्र जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे अहम एक चीज़ है जो आपको पहले से ही चेतावनी भी दे सकती है और लोगों को अलर्ट भी कर सकती है। अलर्ट मोड की बात भी की है बिष्ट जी ने। उसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है जिस बात को बिष्ट जी ने बताया, पलायन। पहले लोग ज़्यादा रहते थे, गांव में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें पहले ही पता लग जाती थी। आज स्थिति यह है कि गांव धीरे धीरे लोग निकल गए हैं, बुजुर्ग रह गए हैं कुछ, तो उस पर भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी है, लोग होंगे तो शायद, क्योंकि भाई चलिए खेत में चले गए या कोई घूमने ही चला गया, कुछ पहले से पता लग जाए। ये दो चीज़ पे कितना फोकस आप मानते हैं, क्योंकि आप तो खुद भूवैज्ञानिक हैं, तो ये कितना अहम रोल अदा करेगा इसमें? जी देखिए, पलायन की बात जहां तक है तो रिवर्स पलायन पे जैसे फोकस गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, इस पे और काम करना चाहिए, इस पे और काम होना चाहिए। और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसके साथ जो आज की डेट में जो एडवांस नॉलेज है उसका, उन दोनों को मिलाकर के हमें इस ओर सोचना चाहिए। अभी बिष्ट जी ने एक बात करी, मैं उसमें पूरा सहमत हूँ कि हमें ये जो बड़ी योजनाएं हैं इनसे थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। सोलर एनर्जी, पन विद्युत जो हमारी योजनाएं बने, और ये दूसरा विंड एनर्जी पे, इस पे अगर हम थोड़ा शिफ्ट होंगे तो ये जो चीज़ें ये सबसाइड हो जाएंगी और हम उस पे आ सकते हैं, और वो हमारा जो भी हमें बैकअप लेना वहाँ से बैकअप मिल सकता है। मुझे लगता है कि इससे स्विच ऑफ करने की ज़रूरत अब पड़ने वाली है, क्योंकि ज़्यादा मेगा स्ट्रक्चर बनाने में मुझे लग रहा है इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जी, और कहीं ना कहीं शोध, हमें ज़्यादा शोध अगर केंद्र भी बना दें ऊपर तो वो भी जरूरी है, जिससे कि कुछ लोग वहाँ कर, अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेसिकली इसमें जैसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, डॉपलर रडार की बात गवर्नमेंट कर रही है कि डॉपलर रडार लगने वाले हैं, लगे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। और माइक्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स है, माइक्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स है, उसमें भी कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनल वेरिएशन भी आता है क्लाइमेट में, उसकी वजह से भी ये घटनाएं हो रही हैं। नहीं, चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। रेणी गांव तपोवन क्षेत्र में जो भीषण प्राकृतिक आपदा आई है, उसने इस बात की जरूरत बताई है कि इस संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करना होगा, और कहीं ना कहीं इसके साथ में सबसे अहम जो बात है वो संचार तंत्र और जो रिवर्स प्लान है जिसकी बात सरकार कर रही है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि विकास भी जरूरी है, साथ साथ निर्माण होने भी चाहिए। और जिस तरीके की बातें ये भी हो रही है कि कुछ
अब कुछ नया करना होगा, कुछ चीज़ों से स्विच करना होगा, क्योंकि ये आपदाएं बार बार डराती हैं। लेकिन हौसले के साथ हमारे लोग खड़े रहते हैं और ऐसी घटनाओं से जूझते हैं। आज चर्चाएं खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।